नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 फरवरी शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंजाब में जल प्रदूषित करने वालों को अब देना होगा 15 लाख तक का जुर्माना। ब्यूटिशियन अनीता के घर और पार्लर पर सीबीआई की छानबीन। 31 वर्ष बाद नाथद्वारा में पधारे द्वारकाधीश, दर्शन पाने के लिए भक्तों का उमड़ा सैलाब। राहुल गांधी पर मानहानि का केस करेगी प्रीति जिंटा। संगम पर आज सुबह भी स्नान के लिए रही भीड़। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। पंजाब में विभिन्न नदियों, नहरों आदि के जल को प्रदूषित करने पर अब जेल की हवा भी नहीं खानी पड़ेगी, बल्कि सरकार ऐसे लोगों से जुर्माना वसूल करेगी। यह जुर्माना 5,000 से 15 लाख रुपए तक हो सकता है। कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि केंद्र सरकार ने जल संशोधन अधिनियम 2024 में संशोधित किया था, जिसके बाद 18 राज्यों ने भी इसको मंजूरी दी है। डेथ सर्टिफिकेट पर लिखना होगा मौत का कारण। अब पंजाब ऐसा करने वाला 19वां राज्य बन गया है। इसी तरह सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम 2025 में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। जोधपुर का ब्यूटिशियन अनीता चौधरी केस हाथ में लेने के बाद दिल्ली सीबीआई की टीम जोधपुर में कैंप कर लगातार इसकी जांच में जुटी हुई है। शुक्रवार सुबह सीबीआई एसपी की अगुवाई में टीम अनीता चौधरी के सरदारपुरा स्थित ब्यूटी पार्लर पर पहुंचे और वहां मौके की स्थिति देखने के साथ ही पार्लर के भीतर ही हर संभावना को खंगाला। तत्पश्चात सीबीआई की टीम सरदारपुरा बी रोड स्थित अनीता के घर भी पहुंची। यहाँ पति मनमोहन चौधरी और बेटे राहुल से बातचीत के साथ पिछले 2-3 साल में कब क्या, किससे चर्चा, किस तरह की विवाद, प्रॉपर्टी लेन देन से जुड़ी बातों पर भी विस्तृत चर्चा की। नाथद्वारा में 31 वर्ष बाद द्वारकाधीश का आगमन भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बन गया। वल्लभ संप्रदाय की विद्यापीठ से द्वारकाधीश को लेकर कांकरोली से नाथद्वारा से जीर्णोद्धार मंदिर में लाया गया, जहां उनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। द्वारकाधीश के आगमन के साथ ही मंदिर परिसर में जय द्वारकाधीश के उद्घोष से माहौल मंत्रमुग्ध हो गया। लाखों भक्तों ने उत्साहपूर्वक भगवान के दर्शन किए और आनंद की अनुभूति की। प्रीति जिंटा से सोशल मीडिया पर एक यूजर ने सवाल पूछा कि क्या वह राहुल गांधी पर मानहानि का केस करेगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि किसी को इस तरह से बदनाम करना उचित है, क्योंकि वह किसी और के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है। दरअसल केरल कांग्रेस ने दावा किया था कि बीजेपी ने प्रीति का 18 करोड़ रुपए का लोन माफ करने में मदद की है। हालांकि एक्ट्रेस ने इन सभी खबरों का खंडन भी किया था। प्रीति ने आगे लिखा, मैं समस्याओं या किसी भी मुद्दे को सीधे संभालने में यकीन करती हूँ, न कि छोटी छोटी लड़ाइयों के जरिए। मुझे राहुल गांधी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उन्हें शांति से रहने दे और मैं भी शांति से रहूंगी। महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को हो चुका है। अब भीड़ नहीं है। हालांकि सुबह संगम पर स्नान के लिए काफी श्रद्धालु पहुंचे। संगम तक आसानी से गाड़ी ले जा सकते हैं। दुकानें उखड़ चुकी है। संगम की रेती पर जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज वहां वीरान पड़ा है। कहीं कहीं 2-4 लोग दिख रहे हैं। वहीं जगह जगह कूड़े का ढेर दिख रहा है। नगर निगम कर्मचारी सफाई अभी भी कर रहे हैं। संभल जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद की रंगाई पुताई करवाने की अनुमति नहीं दी है। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने शुक्रवार सुबह अपनी रिपोर्ट सौंपी। एएसआई ने रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद की पेंटिंग अभी ठीक है। इसके बाद हाई कोर्ट ने एएसआई की निगरानी में तत्काल साफ सफाई कराने का आदेश दिया। मस्जिद कमेटी को इस रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने का 4 मार्च तक का समय दिया गया है। हाईकोर्ट 4 मार्च को इस मामले में फिर सुनवाई करेगा। दरअसल 25 फरवरी को जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में जुड़ी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। याचिकाकर्ता आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट ने दावा किया है कि रेलवे प्रशासन मौतों की सही संख्या छुपा रहा है। भगदड़ को लेकर आधिकारिक रूप से 18 मौतें बताई गई है। हालांकि याचिकाकर्ता ने चश्मदीद गवाहों का हवाला देते हुए कहा कि भगदड़ में लगभग 200 लोगों की मौत हुई थी। इस पर अदालत ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता यह दावा कर रहा है कि राज्य सरकार इस मामले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। आखिर 200 मौतों के दावे का क्या सबूत है? एससी ने आखिर टिप्पणी करते हुए कहा, जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें अदालत का रुख करने दीजिए। प्रयागराज महाकुंभ के चलते राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। मकर संक्रांति से रोजाना 3.5 से 4 लाख श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। इससे पहले रोजाना 80,000 से 1 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन करते थे। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी तो दान भी बढ़ा। राम मंदिर में रोजाना 15 लाख का दान आ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से दान काउंटर की संख्या 6 से बढ़ाकर 32 कर दी गई है। राम मंदिर में ज्यादा भीड़ के कारण शैदान पात्रों में रुपए अर्पित करने को लेकर धक्का मुक्की की स्थिति बन रही थी। बांसवाड़ा में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने एक मामले में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया है। बोहरा समुदाय के फकरीकर्जन हसना ट्रस्ट में जमा करीब 30 किलो से ज्यादा सोने को गायब करने के बहुचर्चित मामले में यह फैसला सुनाया गया है, जिसमें जब्त सोने की याचिकाकर्ताओं को सुपुर्दगी के सीजेएम कोर्ट के आदेश को एडीजे कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। मामला 14 महीने पुराना है, जब कोतवाली में बोहरा समुदाय के 257 लोगों का ट्रस्ट के पास लोन के लिए गिरवी रखा सोना गायब कर धोखाधड़ी करने की शिकायत की गई थी।
स्कोडा ऑटो वॉल्क्सवैगन इंडिया को कस्टम डिपार्टमेंट से मिले 12,000 करोड़ रुपए के टैक्स डिमांड नोटिस वाले मामले में एक नया अपडेट आया है। मामले की सुनवाई कर रहे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कस्टम डिपार्टमेंट को हल्फनामा दायर करने का आदेश दिया है। कस्टम डिपार्टमेंट को हल्फनामे में ये बताना होगा कि कंपनी से 1 अरब 4 करोड़ डॉलर की टैक्स डिमांड वाला उसका सितंबर 2024 का कारण बताओ नोटिस किस तरह तय सीमा के बंदिश में नहीं आता है। जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की बेंच ने स्कोडा ऑटो वॉल्क्सवैगन इंडिया की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र के ठुमर गांव में निवासियों और पंचों की बैठक में लिया बड़ा फैसला। गांव में डीजे बंद करवाने और सामाजिक कार्यक्रम में शराब परोसने पर पाबंदी लगा दी गई है। सरपंच कमिल कटारा ने बताया कि सर्वानुमति से हुए निर्णय में पूरे गांव में डीजे बजाने अथवा मंगवाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। सरपंच कमिल कटारा ने आगे बताया कि इसी प्रकार गांव में कहीं भी सामाजिक कार्यक्रम में शराब परोसने पिलाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। उल्लंघन पर 1 लाख रुपए जुर्माना वसूला जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बारां में विद्युत निगम के कर्मचारी 1 मार्च से बकायादार के घर घर दस्तक देंगे। फिलहाल पहले चरण में विद्युत निगम के अधिकारी कर्मचारी उपभोक्ताओं से समझाइश कर बकाया वसूली का प्रयास करेंगे। इसके बाद ही वसूली नहीं होती है तो नोटिस दिए जाएंगे और उसके बाद विद्युत कनेक्शन काटने तथा अवैध ट्रांसफार्मरों को जब्त करने की कार्रवाई को तेज किया जाएगा। इस दौरान पहले से कटे हुए कनेक्शन की भी जांच की जाएगी। बारां जिले में सरकारी कार्यालयों व कृषि उपभोक्ताओं पर विद्युत वितरण निगम की सबसे अधिक राशि बकाया चल रही है। जयपुर राजस्थान विधानसभा में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच 7 दिनों तक चला गतिरोध समाप्त हो गया है। प्रतिपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने डोटासरा से किए हुए सदन में माफी मांग ली। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सभी 6 कांग्रेसी विधायकों के निलंबन को निरस्त करने का प्रस्ताव भी पारित कर लिया। लेकिन सूत्रों की माने तो इस माफी को लेकर अब कांग्रेस बंट गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस का एक धड़ा इस बात से आहत है कि जूली ने सदन में एक तरफा माफी मांगी, जबकि सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने उस शब्द के लिए कुछ भी नहीं कहा जिस पर सारा विवाद खड़ा हुआ। गुरुवार शाम निलंबन समाप्त होने के बाद भी डोटासरा सदन में नहीं पहुंचे और आज शुक्रवार को वे कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि वे माफी वाली बात से नाखुश हैं। डोटासरा ही नहीं, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने भी इस तरह से सदन में माफी मांगने पर ऐतराज जताया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अतीशी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि दिल्ली में विपक्षी विधायकों के साथ अत्याचार हो रहा है। अतीशी ने पत्र में बताया कि 25 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, जबकि विपक्ष के विधायकों ने बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का सम्मान करते हुए जय भीम के नारे लगाए। अतीशी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि विपक्ष के 21 विधायकों को केवल जय भीम के नारे लगाने के कारण 3 दिन के निलंबन कर दिया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रवेश प्रक्रिया निरस्त कर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश दिया है। कोर्ट ने मेडिकल पीजी परीक्षा के नए सिरे से री-काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए हैं। सभी प्रभावित उम्मीदवारों को इसका लाभ मिलेगा। सेवारत श्रेणी में अपात्र उम्मीदवारों को शामिल करने पर याचिका दायर हुई थी। याचिकाकर्ताओं ने सेवा अवधि की गणना में गड़बड़ी और कट ऑफ तारीख के उल्लंघन का आरोप लगाया था। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।